कक्षा नववीं खंड अवस विषय हिंदी और पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 1 पाठ संख्या 3। पाठ का शीर्षक रीढ़ की हड्डी। लेखक जगदीश चंद्र माथुर। हिंदी साहित्य की विधा की दृष्टि से यह पाठ एकांकी और इस एकांकी में समाज में नारी को सम्मानजनक स्थान नहीं देने की समस्या को प्रभावी ढंग से चित्रित किया गया है, वर्णित किया गया है। इस एकांकी में 6 पात्र हैं। उमा बीए पास एक चरित्रवती, गुणवती, शिक्षित लड़की है। आकर्षक चेहरा है उसका, लेकिन आँखों पर चश्मा लगा हुआ है। रामस्वरूप उमा के पिताजी हैं। प्रेमा उमा की माताजी हैं। शंकर उमा को देखने आने वाला लड़का है, जिसके साथ उमा के विवाह की बात चलाई गई थी। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी हैं, पेशा से वकील हैं। रतन रामस्वरूप के घर का नौकर। अब इस एकांकी का प्रमुख पात्र, मुख्य पात्र, केंद्रीय पात्र उमा है। और उमा ही इस एकांकी के केंद्र में, और उमा के बहाने ही स्त्री शिक्षा की बात, स्त्री स्वाभिमान की बात की गई है। और उमा विचारों की धनी भी है। उसके तर्क अकाट्य होते हैं, और अपने अकाट्य तर्क से ही रूढ़िवादी और दकियानूसी विचारधारा वाले गोपाल प्रसाद को वह परास्त करती है। तो अब हम लोग इस एकांकी का सारांश देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पाठ को विस्तार पूर्वक देखेंगे, समझेंगे। उमा एक चरित्रवती, रूपवती, गुणवती, विद्यावती लड़की। उसका चेहरा आकर्षक है। अपने आत्मबल, अपने स्वाभिमान पर उसे गर्व है।
और अपनी मर्यादा, अपनी इज्जत, अपने स्वाभिमान के लिए वह साकांक्ष, इस प्रकार से वह कुलीन कन्या है, उसकी माताजी प्रेमा और पिताजी रामस्वरूप। आज उसके घर उसे देखने के लिए दो सज्जन पधार रहे हैं। एक वह लड़का जिसके साथ विवाह की बात चलाई गई थी, शंकर, और दूसरे पात्र हैं शंकर के पिताजी, जो पेशे से वकील हैं। तो स्वागत की तैयारी चल रही है घर में। रामस्वरूप अपने नौकर रतन की सहायता से तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर को ठीक करते हैं, सफाई पर ध्यान देते हैं और दोनों आगंतुकों के स्वागत के लिए जलपान आदि की समुचित तैयारी में लगे। प्रबंध कर रखा गया था। इस बीच उमा की माता प्रेमा आती है, रामस्वरूप से बातें होती हैं। कहती है प्रेमा, उमा तो मुँह फुलाए बैठी है, तुमने उसे इतना पढ़ा लिखा करके सिर पर चढ़ा रखा है। हम लोग का ज़माना अच्छा था, प्रेमा कहती, जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थी, सिर पर सवार नहीं होती थी, माता पिता का कहना मानती थी। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि तुम उसे जाओ संभालो, समझा दो और उसे बता देना जो कि पूछे जाने पर वह यही बतावे कि वह केवल मैट्रिक पास है, क्योंकि हमने उन्हें जानकारी दी है कि हमारी बिटिया ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, केवल मैट्रिक पास है, मात्र मैट्रिक पास है। और देखो, गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं, लेकिन विचार उनका उत्तम नहीं है, दकियानुसी विचार के, रूढ़िवादी विचारधारा के। कम पढ़ी लिखी लड़की उनको चाहिए अपने बेटे के लिए। उनका साफ मानना कि लड़कियां घर की वस्तु हैं, गृह शोभा हैं, गृह लक्ष्मी हैं। लड़कियां घर के लिए बनी, लड़के बने हैं बाहर के लिए, ऊंची शिक्षा के लिए। और यह इतना जानने के बाद भी रामस्वरूप उस घर में अपनी बिटिया की शादी करना चाहते हैं, इसलिए कि उन्हें बताया गया कि लड़का बीएससी करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। पिताजी वकील हैं, नामी गामी प्रतिष्ठित सभा सोसाइटी में जाने वाले, सभा सोसाइटी के गौरव है ठहरे। तो एक अच्छा वर मिल जाएगा, अच्छा घर मिल जाएगा बिटिया को, इसलिए वो चाहते हैं कि बिटिया उनकी यही बताए कि वह मात्र मैट्रिक पास। और रामस्वरूप ने पति को समझा दिया। उमा ने कहा कि देखिए, मैं जाती हूँ, उसे समझाती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उमा झूठ बोलेगी, है ना।
उमा झूठ बोलेगी यह मुझे नहीं लगता, है ना, क्योंकि वह स्वाभिमानी है ना, वह मर्यादित है और वह आत्मसम्मान स्वाभिमान से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी। अब रामस्वरूप तैयारी में लगे हुए हैं। समय अर्थात निर्धारित समय पर गोपाल प्रसाद और उनके पुत्र शंकर दोनों का आगमन होता है। रामस्वरूप आह्लादित होकर बड़ी ही विनम्रता के साथ रामस्वरूप जी स्वागत में लग जाते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं गोपाल प्रसाद जी का, उनके लाडले शंकर का। उनको यथास्थान आदरपूर्वक बिठाते हैं। फिर बातों का सिलसिला प्रारंभ होता है। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद जी दोनों अपने ज़माने की बातों में लग जाते हैं। इसी बीच दोनों सज्जन अर्थात गोपाल प्रसाद और शंकर के लिए नाश्ता लाया जाता है। दोनों नाश्ते करते हैं, बातें भी जारी रहती हैं और उन बातों का सार तत्व तो यही झलकता है कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। लड़कियों का अधिक पढ़ा लिखना अच्छा नहीं होता है। लड़कियां गृह शोभा है, गृह लक्ष्मी है, घर की वस्तु है, चार दीवारी के अंदर ही उन्हें रहना चाहिए। वो घर के लिए बनी है। लड़के बने हैं ऊंची शिक्षा के लिए, बाहर के लिए। गोपाल प्रसाद का साफ मानना है कि लड़कियां तो केवल घर में काम करने के लिए ही होती हैं और उन्हें अपने बेटे शंकर के लिए ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मात्र मैट्रिक पास। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की बातों में हम यहाँ करते हैं, समर्थन करते हैं। और उनकी बातों का समर्थन करते हुए अपनी बात जोड़ते हैं। हाँ, आपका कहना सही है। ऊंची शिक्षा तो सिर्फ पुरुषों को प्राप्त करनी चाहिए। इसी बीच उस कक्ष में उमा का आगमन होता है। उमा हाथ में तस्तरी लिए होती है, तस्तरी में पान रखा होता है। इस समय भी गोपाल प्रसाद लड़कियों के विरुद्ध बातें करने में लगे थे और अब उमा की चाल और उसके चेहरे देखने की बात करते हैं। उमा जब अपना चेहरा उठाती है तो प्रसाद जी चौंक उठते हैं। अरे, इसकी आंखों पर चश्मा। उस ज़माने में जो ज़्यादा पढ़ते लिखते थे ना, उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती थी, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि ढिबड़ी लालटेन में रात की पढ़ाई लोग करते थे। आजकल की तरह गैस और विद्युत की दुनिया नहीं थी। सो गोपाल प्रसाद को संदेह हो जाता है उमा की आंखों पर चश्मा को देखकर कि हो न हो यह ज़्यादा पढ़ी लिखी है।
चश्मा बतलाता है कि यह कम पढ़ी लिखी लड़की नहीं है। गोपाल प्रसाद अपने संदेह को दूर करने के लिए दोबारा उमा की शिक्षा पर चर्चा करना चाहते हैं, करते हैं। वो जानना चाहते हैं रामस्वरूप से उमा सही सही कितनी पढ़ी लिखी है। अब इन बातों को सुन करके उमा का जो सब्र का बांध था वह टूट गया, वह सब्र नहीं कर पाती है। रामस्वरूप जी कुछ कहे उससे पहले ही उमा कहती है कि उसकी हालत तो फर्नीचर से भी खराब है, बदतर है। क्यों? क्योंकि फर्नीचर खरीदने वाले जो लोग होते हैं ना, जब फर्नीचर देखने आते हैं तो केवल फर्नीचर को देखते हो, फर्नीचर से कुछ पूछते नहीं। इस गंभीर तर्क को सुनकर के गोपाल प्रसाद का जो संदेह है और भी विश्वास में बदल जाता है। और वह जान जाते हैं कि उमा ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की। अब देखिए, सोचिए कैसा समाज था उन दिनों, है ना? क्या दृष्टिकोण लोग पाल करके रखते थे लड़कियों के बारे में, स्त्रियों के बारे में, महिलाओं के बारे में। धर्मशास्त्र में आध्यात्मिक बातें हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या यह केवल भाषण के लिए है? क्या केवल अपने तर्क को मजबूत करने के लिए है? तो उमा ज़्यादा पढ़ी लिखी है, यह विश्वास गोपाल प्रसाद को हो जाता है। लेकिन रामस्वरूप से वह जानना चाहते हैं कि रामस्वरूप जी से बतलावे कि उनकी बिटिया जो है उमा सही सही कितनी पढ़ी लिखी है। पूछते हो, लेकिन रामस्वरूप जी कुछ कहे उससे पहले ही उमा उत्तर देती है, माँ से मैं BA पास हूँ। जरा अपने लाडले के बारे में जानिए, सोचिए। आपको नहीं पता, आप पुत्र मोह में, है ना? आपके जो ये लाडले हैं ना, पिछली फरवरी की बात है, लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द ये चक्कर लगा रहे हैं और अपनी इस हरकत के कारण वहाँ ये पकड़े गए हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमने के क्रम में, है ना? जनाब अपमानित भी हुए और अपमानित होकर के इन्हें भागना पड़ा था। अपने प्राण बचाने के लिए इन्हें नौकरानी के पैर तक पकड़ने पड़े थे। यह है आपके लाडले की चरित्र गाथा। और आपको कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, हैं? आप बार बार मेरी शिक्षा पर प्रश्न कर रहे हैं, कितनी पढ़ी? सुना जाए, मैंने BA किया है, BA। कोई पाप नहीं किया है। मुझे अपनी इज्जत का, अपने स्वाभिमान का, मान मर्यादा का पूरा ख्याल है।
गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं, कितना बड़ा धोखा, मुझे अंधेरे में रखा, मुझे छला, ठगा, है ना, और आपने यहाँ मुझे बुला करके अपमानित किया। ना, मुझे ऐसे परिवार में और ऐसी लड़की से अपने बेटे का विवाह नहीं करना। उठ जाते हैं और कहते हैं कि आपने हमें अपमानित किया, और बेटे के साथ वो दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। उमा भला कैसे चुकने वाली रही, कहती है उमा, घर जा कर के आप पता कर लीजिए कि आपके जो ये लाडले हैं ना, उनकी बैकबोन है कि नहीं। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, रीढ़ है या नहीं, पता कर लेंगे आप। गोपाल प्रसाद क्रोधित हो गए थे। रूढ़िवादी ठहरे, दकियालूसी विचारधारा वाले लोग ठहरे। उमा की बातों से उन्हें पीड़ा हुई। अपना रुआंसा चेहरा लिए उठ खड़े होते हैं और शंकर के साथ चले जाते हैं। अब चिंतन का विषय यह है कि अक्सर लोग कहते हैं, अगर एक पुरुष पढ़ता है, शिक्षित होता है, तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है। लेकिन अगर एक लड़की पढ़ती है तो केवल एक लड़की शिक्षित नहीं होती, एक परिवार शिक्षित होता है। हमारी आर्षवाणी कहती है, नास्ति मातृ समो गुरु, माता से बढ़कर कोई गुरु नहीं। और नारियों का सम्मान हो, समाज में उचित स्थान मिले, रूढ़िवादी विचारधारा समाप्त हो, यह जरूरी है। केवल यह भाषण की बात नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह हकीकत की बात है। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो यह सच है कि अगर एक लड़की पढ़ती है तो केवल एक लड़की शिक्षित नहीं होती, एक परिवार शिक्षित होता है, क्योंकि वह अपने बच्चों की पहली आचार्य होती। और परिवार रूपी गाड़ी समुचित रूप से चले, आदर्श रूप से चले, इसके लिए पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष दोनों का उचित शिक्षित, समुचित शिक्षित होना आवश्यक है ना। नारी अपनी मर्यादा, अपने व्यवहार के लिए जानी जाती है। अक्सर लोग कहते हैं, कुपुत्रो जाए तो क्वचित कुमाता न हो। तो माँ कुमाता नहीं होती है तो फिर हमें माता के प्रति, नारी जात के प्रति, स्त्रियों के प्रति, लड़कियों के प्रति उचित आदर भाव रखना होगा, तभी हमारा समाज सुंदर बन पाएगा, आदर्श बन पाएगा। नहीं तो केवल कहने से काम नहीं चलता। हमारी कथनी और करनी में समता होनी चाहिए। तो एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर ने बड़ी कुशलता के साथ
इस बिंदु का उद्घाटन करते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा अनिवार्य है, उनके प्रति नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, रूढ़िवादी विचारधारा छोड़ने की ज़रूरत है, प्रगतिशील बनना होगा, है ना। तभी यह समाज सुंदर हो पाएगा, समरस हो पाएगा, प्रसन्न हो पाएगा, और तभी हम अपने सुंदर समाज की साकार कल्पना कर पाएंगे, उसे साकार रूप दे पाएंगे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। हमें लेखक परिचय भी जानना है। और सन 1917 में इनका जन्म हुआ था। साहित्य की अथक साधना करते हुए सन 1978 में इनका देहावसान हुआ। इनकी शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। बचपन से ही इन्हें नाटक देखने में रुचि रही, बल्कि इन्होंने नाटक में अभिनय भी किया। अब यही नाटक देखना, नाटक करना, अभिनय में भाग लेना, यही शौक धीरे धीरे सृजन में बदल गया, लेखन में बदल गया। इन्होंने उत्तम नाटक लिखे हैं। नाटक की कड़ी में कई नाम हैं जो प्रमुख हैं। कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा आदि आदि। इन्होंने अपने नाटक के माध्यम से, एकांकी के माध्यम से मुख्यतः सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन किया और एकांकी और नाटक के बहाने रूढ़िवादी विचारधारा पर गहरी चोट की। नाटक चाहे वह ऐतिहासिक हो या सामाजिक या व्यंग्यात्मक नाटक हो या एकांकी हो, उन्होंने रूढ़िवादी बिंदुओं को उठाया, उस पर चोट की और आदर्श समाज की रचना के लिए समरसता, सामाजिक सद्भाव पर ध्यान देना उन्होंने उचित समझा और इस दृष्टिकोण की तरफ सबों का ध्यान आकर्षित किया। इस एकांकी में उन्होंने गहरी चोट की है रूढ़िवादी मानसिकता पर और पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने स्त्री शिक्षा, स्त्रियों के आत्मविश्वास, उनके साहस की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इन बातों का लेखक बखूबी उद्घाटन करते हैं। तो वाकई में यह एकांकी हमारी बंद आँखों को खोलने का काम करता है, चिंतन का एक आधार देता है और तब जाकर के लगता है यह एकांकी पूर्ण हुआ। तो आप सभी इस पाठ को एक बार पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। पाठ थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन उपयोगी है। आपके विचार उत्तम होंगे इस एकांकी को पढ़ने से। इसलिए
इस एकांकी को गौर से और इस एकांकी की मुख्य बातों को अमल में लाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।